हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर की सेकंड वीडियो के बारे में। इससे पहले जो हमने वीडियो देखी है, आप सभी ने देखी है, उसके अंदर हमने वर्क को बहुत डिटेल में समझाया है और दूसरी चीज हमने काइनेटिक एनर्जी या फिर हम कह सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है और उसके न्यूमेरिकल्स भी कराए। तो नई वीडियो के शुरुआत में एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट वाले कंसेप्ट के ऊपर, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि हाँ भाई आपको वो वीडियो समझ में आ गई थी या फिर आपका उससे रिवीजन हो जाए। ये क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई कीजिए और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। चलिए बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। कह रहे कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम और 1 किलोमीटर की हाइट से फॉल हो रही है। बच्चों ये हमारे पास है ग्राउंड और इस ग्राउंड पर आप एक हाइट से 1 ग्राम की वाटर ड्रॉपलेट क्या कर रहे हो बच्चों, गिरा रहे हो। ये हमारा बेसिक फंडा है। जब ये नीचे जमीन पर आ रही है तो 1 किलोमीटर तक का इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। बहुत बढ़िया बात है भाई, 1 ग्राम की ड्रॉप है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। और जब ये जमीन से टकरा रही है तो इसकी है 50 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों जो ऊपर से नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन इसका रहा है वो रहा है +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स हमें निकालना है बच्चों। मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चीज में हम यूज क्या करने वाले हैं। हमने पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी बच्चों, और वो ये कहती थी वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों जब ये ड्रॉप ऊपर से नीचे आ रही है तो उसमें 2 फोर्स लग रही हैं सिर्फ। एक लग रहा है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन और एक लग रहा है वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन जो हम रेजिस्टिव फोर्स को बोल रहे हैं इज इक्वल टू ½ mv² माइनस ½ mu²। बच्चों ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हम क्या काम करते हैं, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन निकाल लेते हैं। बच्चों जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो थीटा हमारे पास हो गया 0। तो फोर्स लगाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0 आ गया हमारे पास। और वर्क डन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हमारी आ रही है mg और ये हमारे आ रहा है h और cos 0 की वैल्यू आ रही है 1। मास की यदि हम बात करते हैं तो 1/1000 kg है और g की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 और h हमारे पास है 1 किलोमीटर। और आपको पता है हम डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं लेते, इसको हम 1000 मीटर लिख लेंगे, तो इसे लिखेंगे 1000 मीटर। बच्चों 1000 से 1000 कट गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन +10 जूल आ गया है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन आ रहा है +10 जूल। 2 आंसर मोशन में आ रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। मेरे हिसाब से तो यही पहले कवर हो चुका है क्योंकि बच्चों हमारे पास +10 आ गया है। लेकिन हमें यहां तक नहीं रुकना, हमें बात करनी है एयर फ्रिक्शन के बारे में। बच्चों ये हमारे आ गया है +10 प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन की बात करें बच्चों 1/2 m मतलब 1/1000। और जिस टाइम पर वो जमीन पे टकरा रही है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी है बेटा 50 का स्क्वायर मतलब 50 × 50। बच्चों इसने कहा था स्टार्टिंग में कि जो वाटर की ड्रॉप है वो ड्रॉप की जा रही है, मतलब ऑब्वियसली बात है वाटर ड्रॉप है, ऊपर से कोई फेंकता तो है नहीं उसे, एक आपका क्लाउड है उसके अंदर से पानी ड्रॉप किया जा रहा है, तो ड्रॉप हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों 0, उसकी वजह से 0 हो गया। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। ये 2 0 से 2 0 गायब हो गए, 5 × 5 25 हो जाएगा हमारे पास, 25/20 आने वाला है हमारे पास। और ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन एयर फ्रिक्शन। बच्चों ये प्लस में उधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा। 25/20 की यदि हम बात करें तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.25 - 10 और सॉल्व करोगे तो 8.75, ये बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू -8.75 जूल आ रही है। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हिच इज वर्क एनर्जी थ्योरम पे जो आपने पढ़ा है वो आप इस पे काम कर पा रहे हो। मतलब जिसको ये क्वेश्चन खुद हो गया था भाई, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको लास्ट वाली वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई थी। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जैसे काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वजह से आती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन या फिर पोजीशन की वजह से आती है। सर आपने दूसरा वर्ड यूज करा वो हमें थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो पोजीशन तो समझ में आता है, मतलब यदि एक ऑब्जेक्ट पहले यहां था, इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं यहां ले जाऊं तो सर इसकी हाइट बदल गई,
इस ऑब्जेक्ट को मुझे उठा के यहां से यहां ले जाता तो इसकी हाइट अलग हो जाती। तो मतलब हाइट तो मुझे समझ में आती है, जिसको हम पोजीशन भी बोलते हैं। लेकिन बच्चों दूसरी चीज हमारे पास है जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है बच्चों? होता क्या है, काफी बार हम हाइट हमेशा नहीं बदलते। जैसे मैं बताऊं, मेरे पास एक इस बॉल से लगी हुई एक स्प्रिंग है और मैंने क्या करा, यहाँ पे एक बॉल लेकर आया, एक पत्थर लेकर आया और उसको इस स्प्रिंग के सहारे लगा दिया। और जैसे ही यहां लगाया और मैंने इसे पुश करा, और पुश करके जैसे ही मैंने इसे छोड़ा तो ये पत्थर बहुत तेज भाग कर गया। तो ये आपके पास इस स्प्रिंग की हाइट तो नहीं बढ़ी, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया आपने, जो उसकी लेंथ थी स्प्रिंग की वो कम कर दी। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं, हमारी एनसीईआरटी वालों ने लिख रखा है, जब कभी आपने, जैसे आपने दशहरा आने वाला है हमारे पास, अब जब आप रावण को मारते हो तो आप यहां से खड़े होके भाई बो को खींचते हो, जितनी ताकत खींची जाती है उतनी ताकत से। तो जब आप उसे खींचते हो, जितनी ताकत लगाते हो उतनी ताकत किसमें कन्वर्ट हो जाती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी में। जैसे आपने ये वाला काम और करा होगा, आपने पहले एंग्री बर्ड करके गेम खेला होगा या फिर आपने गुलेल देखी होगी। तो गुलेल में ही बच्चों इस तरीके से हम पकड़ते हैं और इस तरीके से खींच के छोड़ देते हैं। जितना ज्यादा तेज खींचोगे उतना ज्यादा वो दूर जाएगी। इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। या फिर एक दूसरा हमारे पास हो सकता है फोर्स, जो पोजीशन की बात कर रहे थे बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 3 जगह देखने को मिलेगी। अच्छा एक चीज और, जब कभी भी हम किसी के अगेंस्ट काम करते हैं ना, तो वो उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं इस पत्थर को यहां से उठाकर यहां लेकर गया, कौन लेकर गया? मैं। तो मैं जब यहां से यहां लेके जा रहा हूं तो मेरी एनर्जी खर्च हुई होगी। तो जो मेरे अंदर एनर्जी खर्च हुई है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब जैसे कि हमारे पास 3 एग्जांपल है, जब ग्रेविटेशन के अगेंस्ट मैं काम करूंगा तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी चीज, जब मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने रबर बैंड की बात करी, बो की बात करी, या फिर आपको इसमें केस में स्प्रिंग के बारे में भी देख सकते हो। जैसे आप जब गद्दे पर उछलते हो, जैसे आप उसके ऊपर कूदोगे तो वो दोबारा जंप हो जाता है। ट्रैम्पोलिन वाला जो गेम आपने देखा होगा उसके अंदर भी सेम चीज होती है। तीसरा केस हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है सर? भाई एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज को आप क्या कर रहे हो, इसकी तरफ उठा के ला रहे हो, तो ये वाला चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। सपोज मान लेते हैं ये वाला चार्ज बहुत बड़ा है और ये चार्ज बहुत छोटा है, तो जब इस छोटे से चार्ज को इसके पास लेके जाओगे तो ये वाला चार्ज से रिपेल कर रहा होगा, लेकिन अब ये दूर जाएगा नहीं क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ है। और मैं पकड़ के इसको जैसे इसके पास लेकर आऊंगा और जैसे इसे छोड़ दूंगा तो ये पार्टिकल बहुत तेज भाग जाएगा। क्यों भागा? क्योंकि जब मैं इसे पास लेकर आ रहा था तो मैंने लगाई फोर्स, और वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो गई? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। जब चार्जेस की वजह से, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है तो बच्चों उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। तो 3 टाइप की हमने एनर्जी पढ़ी। अभी हमें 2 पढ़नी है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये हम पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर चैप्टर नंबर 2 में। अब आगे हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा भी पहले, अभी मैंने बताया भी आपको, जब कभी आप ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाकर वर्क डन करोगे तो वो उस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब हुआ क्या, जैसे ही मेरे पास ये ब्लॉक था, अब इस ब्लॉक पे नीचे धरती माता फोर्स लगा रही है mg, लेकिन हुआ क्या, मैंने इस ब्लॉक को उठाकर ऊपर लेकर गया। कितनी फोर्स के साथ लगाकर? मैं चाह रहा था बराबर फोर्स लगा दूं। अब नेट फोर्स लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो मैंने कहा जितनी फोर्स ग्रेविटी लगा रही है उतनी ही फोर्स मैं लगाऊंगा और उठाकर उसे ऊपर ले जाऊंगा। तो बराबर फोर्स लगाई मैंने और कितना डिस्प्लेसमेंट लेकर गया? m इंटू जी। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mg इंटू हाइट हमारी आ गई है h। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वजह से देखो, वर्क डन बाय निर्भय सर ने फोर्स लगाई है ऊपर की तरफ, कितनी? mg के बराबर। और कितनी हाइट तक लेकर गए हैं? ऊपर। तो निर्भय सर की जो फोर्स है वो भी ऊपर है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी ऊपर है। बच्चों यदि यही फोर्स आप ग्रेविटेशन की वजह से निकालते तो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो आता वो आ जाए -mgh। ये चीज हमारे पास आ जाती है। बात समझ में आई आपको? आइए देखते हैं हमने क्या ले रखा है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यदि अर्थ के सरफेस से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर एक जगह दूसरे जगह लेके जाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। बच्चों लिखा हुआ है फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट अप
विद जीरो एक्सेलरेशन। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg लगाना पड़ेगा। कितना हाइट पे लेके जा रहे हैं, h हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा mgh। एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, this work done against the gravity and stored as the gravitational potential energy of the body, जिसको हम U के नाम से भी जानते हैं। तो यदि कभी भी आप बोले, कभी आपसे कोई पूछता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है वो क्या है, mgh। जैसे मैं एग्जांपल, भाई ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था जिसका मास था 2 kg, मैंने क्या करा, इसे उठा के यहां लेकर चला गया 2 kg और हाइट में लेकर गया हूं 5 मीटर। यदि मैं आपसे बात करूं इस ब्लॉक के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कितनी एनर्जी आ गई होगी, तो मैं बोलूंगा बच्चों mgh। मास कितना है बच्चों उसका 2, g मैं 10 ले लेता हूं और हाइट 5 है, तो 5 × 2 10, 100 जूल की एनर्जी हमने स्टोर करवा दी है उस ब्लॉक के अंदर, उस बॉक्स के अंदर, उस स्टोन के अंदर। यदि यही हमारा यहां पर होता तो भाई ये 2 मीटर चला होता, 2 मीटर चला होता तो है तो 2 kg ही, तो इसका हमारे पास U 2 × 10 × 2 आ जाता, विच इज 40 जूल। मतलब हमारा कहना यह है जितना ज्यादा ऊंचाई तक आप उस ब्लॉक को लेके जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आपके पास स्टोर हो जाएगी ऑब्जेक्ट के अंदर, और जब आप इसके बिल्कुल नियर सरफेस पे ले आओगे उस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो भी हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक चीज और, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लेवल, लिख लेना इसे कहीं पर भी, इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लेवल। यदि यहाँ पर रेफरेंस लेवल पर आपने एनर्जी जीरो मानी हुई है तो इसके ऊपर आपकी एनर्जी पॉजिटिव आएगी और इसके नीचे आपकी एनर्जी नेगेटिव आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है भाई। यदि रेफरेंस लेवल से ऊपर गिनोगे तो पॉजिटिव ली जाएगी और नीचे लोगे तो नेगेटिव ली जाएगी। आगे हम न्यूमेरिकल में इसे देखेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस? बच्चों हम ये कहते हैं यदि कभी भी किसी भी प्रोसेस में काम करते वक्त यदि हमारी एनर्जी लूज नहीं हो रही तो एनर्जी कंजर्व है, मतलब उस एनर्जी को दोबारा आप कन्वर्ट करवा पा रहे हो। सिंपल सी चीज। इनकी डेफिनेशन क्या है? ये कहते हैं फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनका क्या कहने का मतलब है भाई? ये कह रहा है जैसे सुनो, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, एक लक्ष्य करके इंसान है जो वो पाथ ए से चलते हुए जा रहा है, पाथ 1 से, और एक हमारे पास अनुभव करके इंसान है जो पाथ बी से करते जा रहा है, पाथ बी नहीं बोलेंगे, पाथ 2 बोलेंगे। तो ये भी यहीं से चला है और गया भी यहां तक है। दोनों हमारे पास क्या है बच्चों? दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, दोनों का फाइनल पोजीशन सेम है, बट दोनों का पाथ डिफरेंट है। यदि इन दोनों का वर्क डन सेम आ जाता है तो हम बोलेंगे दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। हमने बोला कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन एंड पॉइंट्स, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दूसरी चीज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, मतलब आप इस पाथ से जाएं चाहे इस पाथ से जाएं, दोनों पाथ में हमारा वर्क डन सेम आना चाहिए। तो हम लिखेंगे कैसे? मैथमेटिकल लिखना चाहें तो वर्क डन ए टू बी, मैं कहां से आ रहा हूं बच्चों? ए से लेके बी तक अलोंग द पाथ 1, इस पाथ से जब गया मैं उसका वर्क डन मैंने निकाला, और वर्क डन अलोंग पाथ 2 गया, दोनों का वर्क डन यदि बच्चों मेरे पास सेम आता है तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, मतलब जिसके अगेंस्ट आपने काम किया वो कंजर्वेटिव फोर्स थी। यदि दोनों का अलग अलग आता है तो हम बोलेंगे कि दोनों का अलग अलग है तो ये कंजर्वेटिव नहीं है, ये नॉन कंजर्वेटिव रहेंगे। सिंपल सी। कंक्लूजन इज दैट इट डिपेंड्स ओनली ऑन एंड पॉइंट्स एंड इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। नेक्स्ट चीज, अब हम आगे बात करते हैं। हमने कहा सपोज मान लेते हैं कि हम एक ही आदमी, सपोज मैं हूं, पहले मैं ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आ गया, लिखा हुआ है। सपोज पार्टिकल राउंड ट्रिप ले रहा है। सपोज राउंड ट्रिप लेते वक्त हुआ क्या बच्चों? जब ये कंजर्वेटिव फोर्स है या कोई सी फोर्स हो, जिस पॉइंट पे मैं सपोज ए से बी जा रहा हूं, ए से बी का जो वर्क डन है वो बी से ए का क्या होता है? अपोजिट होता है, साइन चेंज होता है। मैं बताता हूं, देखो एग्जांपल लेते हैं। सर एग्जांपल देके बताइए, जैसे यहां से मैं जा रहा हूं ऊपर की तरफ, जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी नीचे और डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर, एंगल बनेगा 180। यहां पर हमारे पास
एनर्जी या वर्कडन हमारा आएगा -mgh। लेकिन यदि मैं ऊपर से नीचे आता हूं, ऊपर से नीचे आ रहा हूं, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, थीटा हमारा 0 हो गया है, तो वर्कडन हमारा आएगा mgh। ये लिख लेना एग्जांपल, जिससे कि आपको याद रहे। तो नीचे से ऊपर जाते वक्त हमारा वर्कडन नेगेटिव आ रहा है और ऊपर से नीचे आते वक्त वर्कडन हमारा पॉजिटिव आता है। मतलब कि हमारे पास जब ए से बी जाते हैं तो वर्कडन कुछ रहेगा और बी से ए आते वक्त वर्कडन जस्ट इक्वल होगा बट नेगेटिव साइन में आ जाएगा। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, हमारे पास काफी बार ये वाली चीज हो जाती है ना भाई। तो ये चीज हमने लिख रखी है, जब हम ए से लेके बी तक जा रहे हैं बच्चों, कहां जा रहे हैं हम, ए से लेके बी तक, हमने क्या लिखा है, वर्कडन ऑन द पार्टिकल अलोंग द पाथ 2 फ्रॉम ए टू बी। सपोज बच्चों मान लो मैं ए से लेके बी तक ऐसे चला गया, अब मैं उसी पाथ से वापस भी आ रहा हूं, तो जब मैं उसी पाथ से वापस आऊंगा तो वर्कडन क्या होगा, माइनस। मैं क्या लिखूंगा, वर्कडन अलोंग द पाथ 2, कब, ए टू बी, लेकिन विच इज माइनस वर्कडन बी टू ए। जब ए से बी तक गया तो वर्कडन मेरा क्या आ रहा है, W, और जब मैं बी से ए आ रहा हूं, मतलब उसी पाथ से वापस आ रहा हूं, तो मेरा वर्कडन आ रहा है माइनस। लेकिन दोनों वर्कडन बराबर हैं, लेकिन फर्क किस चीज का आ गया, माइनस का। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया ग्रेविटेशन वाले केस में। अब हमारे पास चीज क्या है बच्चों, ये दोनों तो वर्कडन बराबर है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, वर्कडन अलोंग पाथ 2 ए से बी, वर्कडन अलोंग पाथ 2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू वर्कडन अलोंग पाथ 1, हाँ या ना। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, वर्कडन, ये लिख लेना बच्चों, इसके बाद ये लिखना है वर्कडन अलोंग पाथ 1। अच्छा एक काम करते हैं, लिख लेते हैं उसे बच्चों, इसे हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 2 और यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन की बात करते हैं, तो 1 और 2 से पाथ 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, पाथ 1 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्कडन B2A along path 2। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, पाथ 1 लिख दिया, क्योंकि लास्ट वाले इक्वेशन में पाथ 1 और पाथ 2 दोनों का वर्कडन सेम आ रहा था। बच्चों ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो वर्कडन AB, ये माइनस से आके प्लस वर्कडन BA। बच्चों जब यहां पे इधर आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब कि यदि मैं A से B तक जाऊं यहां से और B से A आ जाऊं यहां से, तो दोनों का जो वर्कडन है वो हमारा क्या हो जाता है, 0। अच्छा मैं इसका प्रूफ दूं, प्रूफ एक चीज और है सर, अभी जब ग्रेविटेशन फोर्स जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे थे तो कितना आ रहा था, -mgh, और जब ऊपर से नीचे फेंक रहे थे तो कितना आ रहा था, +mgh। बच्चों इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा, 0। तो वर्कडन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू 0। मैं आपको एक क्वेश्चन का याद दिला दूं, हमने एक क्वेश्चन किया था पहले वाली वीडियो में, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट को, पहले आप m ऑब्जेक्ट था जिसे नीचे से ऊपर लेके जा रहे थे और ऊपर से नीचे ला रहे थे, तो वर्कडन बाय ग्रेविटेशन हमारा 0 आया। नीचे से ऊपर ले आने में हमारा शायद -15 था और ऊपर से नीचे आते वक्त +15 था, तो दोनों का ऐड करने के बाद वर्कडन बाय ग्रेविटी 0 था। क्यों, क्योंकि उस केस में आप ऑब्जेक्ट को जो उठा के लेके जा रहे थे वो ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहे थे। एंड बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए वो हमारा 0 आ रहा था। इसलिए हमने लिख भी दिया है, नोट भी लिखा है बच्चों, if force is conservative, if work done by the force in moving a particle around the closed path is 0। यदि कभी भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो भी टोटल वर्क डन, मतलब इस पूरी साइकिल में ले जाके जो वर्क डन यदि आपका 0 आ रहा है, तो आप बोलोगे सर वर्क डन बाय दिस फोर्स along the closed path is 0, that's why this force is conservative force। तो ये प्रूव कर सकते हो इस तरीके से, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि प्रूव कीजिए कि फोर्स इज कंजर्वेटिव। हाउ कैन यू प्रूव दैट, बाय यूजिंग दिस मेथड। कौन कौन से एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्सेस के, कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल हमारे पास ये तीनों हैं, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, और लास्ट में हमारे पास आता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और लास्ट अगले साल आप बहुत पढ़ोगे इसके बारे में, 2 चैप्टर पहले इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट बात हमारे पास आती है कि बच्चों ये प्रूव कीजिए
ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं। कंजर्वेटिव के बाद बच्चों की चीज आती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। अरे 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 अरे, चलो इसके बाद देखेंगे। भी नेक्स्ट हमारे पास है कि कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करनी है ग्रेविटेशन फोर्स के लिए। क्या करना है बच्चों, हमें एक काम करना है। हम ये मान रहे हैं कि हमारे लिए लेवल था ये और दूसरा लेवल था ये। बच्चों इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारे पास क्या है, सेम। लेकिन हमसे ये कहा गया, हम एक काम कर रहे हैं बच्चों, एक ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के, m मास का है, यहां डायरेक्ट लेके जा रहे हैं। m किस तरीके से, इस पाथ से। तो हमारी h यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, हाइट हमारे पास है h, मास हमारे पास है m। लेकिन हमने कहा सर एक काम करते हैं, इस ब्लॉक को मैं डायरेक्ट पहले मैं ऐसे लेके जाता हूँ, फिर ऐसे लेके जाता हूँ, फिर ऐसे ले जाता हूँ। तो ये पॉइंट हमारा a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, ये c मान लेते हैं और ये d मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट h1 है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट h2 है। ऑब्वियसली बात है, पूरे की हाइट h है। और एक बंदा कहता है सर एक काम करो ना, अब यहां से लेके ऐसे ले जाओ। क्या बोल रहा है बच्चों ये, कि सर एक काम करो ना, यहां से लेके ऐसे ले जाओ। तो दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, एंगल मेकिंग थीटा, एंड दिस ऑब्वियसली हाइट, दिस इज हाइट h, एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स m टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को लेके जा सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं, दिस इज पाथ 1 एंड दिस इज पाथ 2, पाथ 2 एंड दिस इज पाथ 3। तो सिंपल सी बात है सर, यदि ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट आप एक ब्लॉक को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो और तीनों केस में हमारा वर्क डन सेम आ जाता है, दैट मींस ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये चीज प्रूव करने के लिए हमारे पास आ सकता है, और ये हम बात करते हैं कैसे करेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बच्चों पाथ 1 के लिए। पाथ 1 की बात करें तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो बच्चों ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे से ऊपर, आप लेके जा रहे हो, तो हम एज्यूम करेंगे सपोज आप एक्सेलरेशन 0 करके लेके जा रहे हो, तो जितना नीचे धरती माता mg लगा रही होंगी उतना ही mg आप लगा दोगे। और तो हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी बच्चों कितना आएगा, आपके पास mg फोर्स लगा रहे हो आप। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करोगे तो नीचे mg और ऊपर h, तो h हमारा आ जाएगा नीचे h और हमारा आ जाएगा माइनस mg। यदि वर्क डन बाय ग्रेविटी लगा रहे हो तो, क्योंकि ग्रेविटी को ही हमें क्या करना है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स पुट करना है। यदि आपकी वजह से फोर्स निकाली आती, इफ आपकी वजह से फोर्स निकाली आती, तो आप mg ऊपर लेते, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लेते और वो पॉजिटिव आ जाता। बच्चों बात करते हैं पाथ 2 की। आप यहां से लेके यहां तक लेके जाइए, वर्क डन किसमें ब्रेक हो रहा है, वर्क डन AB में प्लस वर्क डन BC में प्लस वर्क डन CD में। 3 तरीके से हमारा वर्क डन डिवाइड हो रहा है बच्चों। AB का वर्क डन बताइए नीचे का, माइनस mgh1। बच्चों B से C की बात करते हैं। बच्चों B से C में ब्लॉक यहां से यहां लेके जाओगे, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, mg फोर्स आएगी नीचे, एंगल बनेगा 90। तो यहाँ पे वर्क डन हमारा आएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस mgh2। बच्चों यदि आप यहाँ पे कॉमन लेना चाहो तो वर्क डन हमारे पास आएगा बाय ग्रेविटेशन विच इज इक्वल्स टू माइनस mg कॉमन ले लो, h1 प्लस h2 आ जाएगा। बच्चों ये और ये दोनों की हाइट बराबर किसकी आ जाएगी, माइनस mgh, विच इज इक्वल्स टू बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज दिस। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है केस 3, पाथ 3। पाथ 3 की बात करोगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। बच्चों आपको इस बताइए, जब आप इस ब्लॉक को ऊपर लेके तरफ जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, यहां कौन सी फोर्स लग रही है, mg sin थीटा। तो क्या लगाओगे, mg sin थीटा इंटू s, s मतलब a to b इंटू यहां से यहां तक बच्चों जब जा रहे हो तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है mg sin थीटा ab क्रॉस cos 180। तो cos 180 की बच्चों हमारे पास होती है -1, तो माइनस mg s sin थीटा मतलब और ab। अब हम इसकी यदि बात करें, हम यहाँ पे sin थीटा लें इस ट्रायंगल के अंदर, तो बच्चों sin थीटा क्या होगा, sin थीटा बच्चों हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा h और हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा ab। बच्चों यदि h जो ab डिवाइड में है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ab sin थीटा इज इक्वल्स टू h। ये चीज हमारे पास आ गई है और ab sin थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, h लिख सकते हैं, तो हमारा माइनस mgh आ रहा है। यदि मैं बात करूं बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, जो हमने तीनों केस में निकाला है ना, तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि तीनों केस के अंदर वर्क डन हमारा सेम आ रहा है।
तो इस तरीके से हमें पता लगा कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि तीनों केस में हमारे पास जो वर्क डन है डिपेंड्स ऑनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। बच्चों ये नॉन कंजर्वेटिव है तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है जो वो कर रहा था। क्या है सर? भाई पहली चीज, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। अलग अलग पाथ के केस में अलग अलग वर्क डन आएगा, और अलग अलग वर्क डन आने की वजह से आप पहले समझ जाओगे कि वो कंजर्वेटिव नहीं है। क्या लिख रखा है? इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग व्हिच द बॉडी मूव्स। यदि पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अलग अलग पाथ में अलग अलग वर्क डन आ रहा है, दैट मींस आप बोल सकते हो कि सर ये कंजर्वेटिव नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इस केस में जो क्लोज्ड लूप होती है उसमें वर्क डन हमारा जीरो नहीं आता। उसी एग्जांपल को मैं दोबारा बताता हूं आपको, जो हमने स्लैंट वाला किया था, उसी में एक हमारा सेकंड या थर्ड पार्ट था जिसमें हमने वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन निकाला था। तो फ्रिक्शन जब हमने निकाला था हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, वहां पे हमारा जीरो नहीं आया था। तो ये चीज हमारे पास क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं आता। इसके एग्जांपल आपको मिलेंगे सॉलिड्स में। आप देखोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसके वजह से बहुत लॉस होता है। और दूसरा, जब आप फ्लूइड की बात करोगे तो वहां पे आपको विस्कोसिटी या फिर एयर ड्रैग मिल जाता है। तो एयर ड्रैग बोल लो एयर के केस में, और दूसरा आप विस्कोसिटी बोल लो लिक्विड के केस में, और सॉलिड के केस में आप फ्रिक्शन। मतलब तीनों ही सेम रोल प्ले करते हैं, तीनों ही हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की तरह बिहेव करते हैं। बच्चों अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में रिलेशन क्या निकाल सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं जो कि हम पहले ऑलरेडी समझ भी चुके हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने एक ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर फेंका था, सपोज मैं उस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेकर जा रहा हूं, तो भाई मैंने, ग्रेविटी ने वर्क कितना करा? ग्रेविटेशन ने वर्क करा -mgh, लेकिन मैंने जो वर्क करा वो क्या था भाई? +mgh। मेरा जो वर्क डन था, वर्क डन बाय मैन, ठीक है, वर्क डन बाय मैन इज +mgh। अच्छा मुझे वो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इसके अंदर? +mgh। तो इसको मैं क्या ले सकता हूं? वर्क डन बाय मैन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। बोलो हाँ या ना? और ये है +mgh और ये है माइनस, तो मैं क्या ले सकता हूं? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u। बोलो हाँ या ना? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यही है। यदि इस माइनस को यहां ले आऊं तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन, लेकिन कौन सा वाला वर्क डन? बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यदि कभी भी बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स कभी वर्क डन करती है तो उसका माइनस जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ये हमारे पास बेसिक फंडा आया जो कि हमने यहां लिख रखा है। क्या लिखा है भाई हमने? आप इसमें देख भी सकते हो, ये एग्जांपल से मैंने आपको बताया जो आप इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हो, सही है ना? जैसे हम लिख रखा है व्हेन द कंजर्वेटिव फोर्स डज वर्क, यदि कंजर्वेटिव फोर्स काम करे एक पार्टिकल पे इन अ सिस्टम, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये लिखा मैंने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आई है, जो पोटेंशियल एनर्जी आई है उसके अंदर ऑब्जेक्ट में, विच इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये लिख लेना। ये आपके पास सीबीएसई के अंदर एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में समझा हुआ है जो मैं बताने वाला हूं। तो डेल्टा यू हमारे पास बच्चों आ रहा है -w, और w के बाद में यहां लिख लेना जरूर कि बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, सिर्फ इसके लिए। और बेटा वर्क डन कैसे निकालते थे हम? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट xi टू xf इक्वल्स टू माइनस। तो वर्क डन को मैंने रिप्लेस कर दिया इस चीज से। अब हम क्या कर सकते हैं, यदि हम चाहें तो मैं इसको डिफरेंशिएट भी कर सकता हूं। बच्चों इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। और यदि मैं चाहूं कि मैं उसे दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं तो ये दोबारा चीज क्या आ जाएगी? दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा।
तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई इसमें, मैं लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, u था ना आपके पास, u को डिफरेंशिएट करा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हट गया, इंटीग्रेशन का साइन हटने की वजह से ये माइनस उधर लेके जा सकते हैं। तो अब हमारे पास एक रिलेशन आ गया है, फोर्स, कौन सी फोर्स, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। क्या लिखे हम इसमें, नोट भाई लिख लेना इसमें क्या लिखा है, वी में डिफाइन द कंजर्वेटिव फोर्स एज द फोर्स विच इज इक्वल टू द, वो फोर्स किसके बराबर है बच्चों, नेगेटिव ग्रेडियंट। बच्चों ग्रेडियंट का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को डिस्टेंस के मतलब फॉर्म में, मतलब डिनोमिनेटर में क्या रहे, डिस्टेंस, जैसे आपने पढ़ रखा है प्रेशर ग्रेडियंट में पढ़ते हैं हम, प्रेशर ग्रेडियंट, आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और वैसे ही यहां पर आ गया है हमारा एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट बोल सकते हैं हम यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन नेगेटिव साइन होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज हम यूज करेंगे आगे, जब मैं आपको इस चैनल पर जब मैं टॉप 100 क्वेश्चन डालूंगा जेई के या जेई एडवांस के, उसमें हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। भाई हम ये कह रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स में दो चीज हमने कही थी, या आप मान सकते तीन, कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। और तीसरी चीज हमारे पास आती है बच्चों, यदि कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, और यदि एनर्जी का लॉस हो रहा है तो वो कंजर्वेटिव नहीं है। तो हमारे पास ये कह रहा है कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल states that if only the conservative forces are doing work, कंजर्वेटिव फोर्स यदि सिर्फ काम कर रही होंगी, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, कंजर्वेटिव मतलब ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्प्रिंग, यदि इस टाइप की एनर्जी आपके पास है, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जो दोनों का सम है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, ये आपको ऐसे करना है। ये कह रहा है सपोज ए बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी है जो इसके ऊपर एक फोर्स लगाई जा रही है बच्चों, ये हमारे पास m मास था, इसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है F, ये यहां से उठ के यहां पर आ गया है, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है dx डेल्टा x। तो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम से बच्चों कितना आएगा, डेल्टा k इज इक्वल्स टू F डेल्टा x, दिस इज द फर्स्ट वन। बोलो हाँ, यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारे पास आ रहा है डेल्टा k इज इक्वल्स टू F डेल्टा x, वही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, क्योंकि आपने पढ़ रखा ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से हमें लिखा हुआ है फर्स्ट चीज, ये हमारे पास होता है ना। अगला बात करोगे, अभी हमने एक चीज पढ़कर आए, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन, और वर्क डन क्या हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। अब एक बात बताओ, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। भाई ये माइनस से उधर ले जाओ, डेल्टा U प्लस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। भाई डेल्टा का मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब है P फाइनल प्लस माइनस P इनिशियल, और इसका मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल इज इक्वल टू 0। भाई माइनस माइनस उधर ले जाओ, तो P फाइनल प्लस K फाइनल इज इक्वल्स टू K इनिशियल प्लस P इनिशियल, मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। ये हमारे पास आ गया है टोटल इनिशियल प्लस टोटल फाइनल। लेकिन एक बात याद रखना, ये वाले फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी, तो यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक भी इंक्लूड हो गई तो आपको सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। मतलब इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र जो है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो भाई आपको जब आपके पेपर हो भी जाएंगे तो उसके बाद भी आप इस चैप्टर को दोबारा करना, क्योंकि ये चैप्टर से जेई मेंस के अंदर, नीट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, और आते भी हैं, ये भी है। तो भाई अब हमने 4 प्रॉपर्टी लिखी है कंजर्वेटिव फोर्सेस की, उन चारों पॉइंट्स को एक बार 2 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहली चीज भाई हमने पढ़ा कि जो डेल्टा F पढ़ते हैं हम, यदि हमारे पास जो F निकाला है लास्ट अभी हमने निकाला है, एंड दैट F इज इक्वल्स टू माइनस du by dx माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट के बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के।
दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, यदि आपके पास वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स देख रहे हो, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन एंड पॉइंट्स, और उसकी वजह से हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो ये आ रहा है, ये वाली चीज, ठीक है ना। यही चीज अभी हमने पढ़ी है। इसको यूएफ को इधर ले आइए तो केएफ प्लस पीएफ या फिर यूएफ, इसको उधर ले जाइए। इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, और वर्क डन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ये हमने पढ़ा। और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, ये कह रहा है यदि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में यदि आप पूरे एक चक्कर में घूम रहे हो, जहां से आप चले थे वहीं पर दोबारा आ जाओगे, तो आपके पास किसी भी क्लोज पाथ में आपका वर्क डन शून्य होगा। चौथा पॉइंट, इफ एंड ओनली इफ कंजर्वेटिव फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। यदि कभी भी आपके पास सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो आपके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, जो हमने चौथा पॉइंट पढ़ा। तो बच्चों अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कैसे रहेगी, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तब। और दूसरी चीज हमने बात करी है अभी तक पूरे में कि हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती हैं, वो 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने। आगे हम बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि किसी भी बॉल को बच्चों यदि आप एक हाइट से फेंक रहे हो तो उसका क्या रहता है, उसकी हर पॉइंट पे जो एनर्जी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, वो कांस्टेंट होगी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? भाई क्योंकि जब आप किसी चीज को ऊपर से फॉल कराते हो और एयर फ्रिक्शन को मैं नेग्लेक्ट कर दूं, तो हमारे पास सिर्फ एक फोर्स काम करती है, विच इज नोन एज द ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो मतलब यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, या यहां पर देख लो, पॉइंट ए हो, पॉइंट बी हो या पॉइंट सी हो, तीनों पॉइंट पे आप देखोगे कि हमारे पास एनर्जी क्या रहने वाली है, सेम। सपोज मान लेते हैं हम यहां से बच्चों, यहां से लेके यहां तक हम h हाइट चल के आए हैं, और यहां से लेके यहां तक पूरी जो हाइट है बच्चों हमारी कैपिटल H है। तो हमारा काम ये है, सबसे पहले हम हर पॉइंट पे बात करें। बच्चों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। बच्चों ए पॉइंट सबसे ऊपर है, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mg, और h मतलब रेफरेंस लेवल से कितना है ऊपर, तो रेफरेंस लेवल से ऊपर है कैपिटल H। ये हमारे फर्स्ट पार्ट हो गया। भाई काइनेटिक एनर्जी वहां से आप ड्रॉप ही तो कर रहे हो ना, और ड्रॉप कर रहे हो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। उस पॉइंट पे वेलोसिटी तो है ही नहीं, ये 0 आ गई। दिस इज द सेकंड पॉइंट। बच्चों यदि टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाए एट पॉइंट ए, तो भाई इन दोनों का सम होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, दोनों का सम है। जब दोनों का सम है तो भाई ये तो हमारे पास 0 है, और ये हमारे पास mg कैपिटल H है। आप इसे निकाल सकते हो, mg कैपिटल H इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट बी पर, इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज बी, एट पॉइंट, इस बी पॉइंट पे बात करने वाले बच्चों। तो पहले बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी हमारे पास होने वाली है mg। मैंने बोला रेफरेंस लेवल से डिस्टेंस चाहिए होता है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई, टोटल कैपिटल H है, इसे माइनस कर दो तो ये वाला डिस्टेंस हमारा आ जाएगा h माइनस स्मॉल h, तो हमारे पास आ जाएगा h माइनस स्मॉल h। ये चीज हमारे पास आ गई। बच्चों यदि काइनेटिक एनर्जी निकालने को कह दिया जाए बी पॉइंट पे, तो आप बोलोगे 1/2 mvb²। vb मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अब वेलोसिटी कैसे निकाले, वेलोसिटी को देखते हैं बच्चों। हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट पहले ए यहाँ पे था, फिर ये बी यहाँ पर आ गया, और यहां से लेके h हाइट आ गई। यहाँ पे वेलोसिटी u0 थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या लिखोगे, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2g। बच्चा कितनी हाइट चल के आया, ये h हाइट चल के आया, तो v² इक्वल्स टू 2gh। बेटा v² की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो लिखेंगे 1/2 m2gh, 2 से 2 काट दो, mgh आ जाएगी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है एट पॉइंट बी इज इक्वल टू दिस। हमें निकालनी क्या है बच्चों, टोटल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और काइनेटिक क्या है हमारे पास, काइनेटिक क्या है बच्चों हमारे पास, mg स्मॉल h प्लस mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h। मल्टीप्लाई करके देख लो, mgh प्लस mg कैपिटल H, mgh काट दो भाई से,
mg कैपिटल H आ गया। दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो mgh भाई दोनों पॉइंट पे आ गया है, एट पॉइंट ए भी आ गया और एट पॉइंट बी भी आ गया है। मतलब ये तो समझदारी वाली बात होगी भाई। मतलब जब ऊपर से नीचे सपोज हम मान लें कि यहाँ पर जो आप देखोगे 200 जूल एनर्जी है इस कोई ब्लॉक की, और जब वो, और ये 200 की 200 किस में होगी, सिर्फ पोटेंशियल में, काइनेटिक तो जीरो है, लेकिन यहाँ पर आते आते उसकी हाइट हो जाएगी कम। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हो जाएगी 150, और यहाँ पर जो काइनेटिक आ चुकी होगी वो आ जाएगी 50 जूल। ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दो पॉइंट पे हम निकाल के इसे प्रूव कर सकते हैं। आप चाहो तो सी पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी बच्चों एट पॉइंट सी, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो जमीन पर ही है, हाइट जीरो हो गई है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा एट पॉइंट सी के लिए, हाफ एम वी सी स्क्वायर, वेलोसिटी एट सी निकालना पड़ेगा। अब देखो ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट सी था, कितनी हाइट चल के आए हो कैपिटल एच, क्या होगा फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कैपिटल एच। यू तो जीरो है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2g कैपिटल एच। वैल्यू पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 1/2m इंटू 2g कैपिटल एच। हमारे पास आ जाएगा mg कैपिटल एच बच्चों इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। बच्चों पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक ये आ गई, मतलब हमारे पास तीनों केस में टोटल एनर्जी रही वो कांस्टेंट रही। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बच्चों आती है हमारे पास न्यूमेरिकल की बात। अब 5-7 न्यूमेरिकल करेंगे हम और समझेंगे कि ये चीज किस तरीके से यूज की जा रही है। सबसे पहली चीज बच्चों ये कह रहा है कि डायग्राम दिया हुआ है और इन्होंने ये कहा है, देखो डायग्राम छोड़ो, क्वेश्चन छोड़ो, पहले समझते हैं भाई यहां से ये हुआ क्या होगा। जैसे आप ये थोड़ा सा पुश कर दो तो ये आगे जाएगा, आगे जाके नीचे आएगा, फिर उसके बाद इस तरीके से आ रहा होगा। अभी जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है, यदि हम इसे मान लूं कि बच्चों ये स्मूथ, मैं मान लूं ये स्मूथ सरफेस है, तो हो सकता है ना भी हो, स्मूथ सरफेस है तो क्या कर रहा है बच्चों, ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ एंड स्टार्ट्स स्लिपिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, यहां से हाउ फार इज स्मूथ ट्रैक। बच्चों इन्होंने फ्रिक्शन कहीं दे नहीं रखा और ये रखा फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो मतलब स्मूथ सरफेस ही हो गया। अब क्या होगा देखो, आप पहले समझो उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। यहां से पोटेंशियल एनर्जी होगी सिर्फ, फिर धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी धीरे धीरे यहां तक। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ी होगी, काइनेटिक जीरो हो गई होगी। तो यहाँ पे आके हमारे पास थोड़ी सी वेलोसिटी होगी, काइनेटिक भी होगी और थोड़ी सी पोटेंशियल भी होगी। यहाँ पर एट पॉइंट बी मान लेते हैं बच्चों इसको। अब क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। अब इन्होंने कहा है कि जैसे ही, अब सपोज ये यहां से आया है तो ये यहां से ऐसे आएगा और यहां पे गिर जाएगा। तो मतलब कि ये आपका जो पार्टिकल है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाले मोशन में आएगा। अच्छा बताना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ये किस तरीके से निकालते थे आप? देखो यदि मैं इसे, आप फॉर्मूला भूल गए हो इसलिए बता रहा हूं, अदरवाइज तो आपको फॉर्मूला याद होगा। क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास क्या है h, यहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, कौन सी, ux इज इक्वल टू u होता है और uy इसमें जीरो होता है। यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। बच्चों sy मतलब ये वाला डिस्टेंस h, uy मतलब बच्चों जीरो और प्लस 1/2, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो g रहेगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 को इधर भेज दो, 2h/g अंडर रूट ऑफ हमारे पास t आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे आ जाती है, मतलब यहां से यहां तक हवा में कितनी देर रहा होगा, लेकिन हमें निकालना है बच्चों ये रेंज। तो रेंज बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, sx इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। बच्चों ax तो क्या होगा जीरो, sx मतलब रेंज कितना दूर गिरने वाला है, ux मतलब u है और इसका मतलब है 2h/g। बच्चों दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, मतलब u मतलब क्या होगा, जिससे वो गिर रहा है। मैं यहाँ की यदि वेलोसिटी निकालू ना बच्चों, मजा आ जाएगा। क्या करें अब, चलिए इस पॉइंट पर कौन सी एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये हमें निकालना।
तो इस पे एनर्जी है कौन सी भाई, थोड़ा सा हिट किया है, काइनेटिक तो नहीं होगी, सिर्फ पोटेंशियल होगी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दोनों रहेंगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हमारे पास आ जाएगा। बच्चों ए पॉइंट में बताइए कितना रहेगा, mgh रहेगा सर। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे भी mgh रहेगा। यहाँ पे बच्चों h की हाइट जो होगी ना, यहाँ पे h की हाइट है 1 और यहाँ पे है 0.5 प्लस हाफ m vb स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो इस टाइम पर वेलोसिटी भी होगी और हाइट भी है तो पोटेंशियल भी होगी। ये चीज समझ में आई आपको? टोटल मैकेनिकल एनर्जी का बेस्ट एग्जांपल आपके पास है। तो ये 0.5 है, इसे इधर उठा लो, mg माइनस 0.5 mg इज इक्वल्स टू 1/2 mvb स्क्वायर। बच्चों माइनस करोगे 1 में से 0.5 तो 1/2 mg आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 mvb स्क्वायर आ जाएगा। भाई m से m कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, अंडर रूट g इज इक्वल्स टू vb आ गया, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट b इज अंडर रूट g। यदि tan लेना है तो tan ले लो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हमें तो भाई रेंज निकालनी है, तो रेंज के फॉर्मूले पुट कर देते हैं वैल्यू। रेंज क्या होगी बच्चों, u मतलब ये वाली वेलोसिटी अंडर रूट g 2 इंटू, बच्चों हाइट क्या है इस पॉइंट पे, यहाँ पे 0.5 है ना हाइट, पुट कर दो 0.5 और g की जगह g कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट g। बेटा इसको क्या लिखेंगे 1 अंडर रूट g। 1 मीटर दूर जाके बच्चों गिर जाएगा ये, इसकी जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा 1 मीटर दूर। ये वाला क्वेश्चन हमारा HC वर्मा का था। एक्चुअली इस टॉपिक के ऊपर हमारे पास ना बहुत अच्छे क्वेश्चन SL में दे नहीं रखे, तो SL के बेस्ट क्वेश्चन भी हमने निकालने की कोशिश करी है, और दूसरी चीज जो कहीं इधर उधर से मिलते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन हमने देखने की कोशिश करी है भाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है गर्ल ऑफ मास 40 kg सिट इन ए स्विंग फॉर्म बाय द रोप। देखो भाई ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है हमारे पास, ये हमारा SL अरोरा क्वेश्चन है। ये हमारे पास है, जैसे ब्लॉक मान लेते हैं, लड़की जो है वो 60 किलो की है और यहाँ पे 40 किलो की, सॉरी, तो यहाँ पर हम m मान लेते हैं। पहले हम जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें हो सकता है आगे भी यूज पड़ जाए। अब हुआ क्या है भाई, ये यहाँ से यहाँ पे आए होंगे एंड दैट एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, और इसकी जो लेंथ है उसको हम मान लेते हैं L। ठीक है भाई, और ये भी टोटल लेंथ भी क्या है हमारे पास L है, ध्यान सुनना है। अब हुआ क्या है, जब आपने यहां से कुछ वेलोसिटी दी तो ये थोड़ा सा ऊपर गया होगा, ऐसे तो होगा ना, लेकिन कितना ऊपर गया ये मुझे नहीं पता, मेरे को सिर्फ ये निकालना है h, कितना ऊपर गया वो नहीं पता मुझे। नाम रख लेते हैं भाई इसको, इसे O नाम देते हैं, इसे A नाम दे देते हैं, इसे B नाम दे देते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं बच्चों इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC, तो बच्चों ये हो गया सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये हो गया हमारा बेस। मेरे को बेस निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मुझे पता है विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, और बेस मुझे निकालना है, बेस को मैं क्या लिखूंगा O से लेके A निकालना है तो मैं लिख दूंगा OA अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों मेरे पास क्या है L, और ये मेरा आ गया है कॉस थीटा। मच्छर कहाँ घूम रहा है ये, कॉस थीटा। तो OA हमारे पास बच्चों आ गया है L कॉस थीटा। इसे इस तरीके से याद रखना क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर पाओगे आप। तो बच्चों जो ये वाली चीज आई है ना हमारे पास विच इज इक्वल टू L कॉस थीटा आ गई, लेकिन बच्चों हमें चाहिए ये, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, देखो हमें पता है OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। OA कितना है, ये पूरा, ये वाला, इसे हम लिखेंगे L कॉस थीटा। AB मतलब ये विच इज H, और OB मतलब पूरा पूरा L। तो H हमारा कितना आ गया बच्चों, L माइनस L कॉस थीटा विच इज इक्वल टू L कॉमन ले लो 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीज हमारी आ गई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमने मान रखा है B, इसको मान रखा है C, तो अब क्या बोलोगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C। अब बताना भाई क्या हुआ है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा 40 किलो की बच्ची बैठी है, 6 मीटर लेंथ है, पुल्स टू दिस 60 डिग्री वर्टिकल, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बताइए। बच्चों जो आपने यहाँ पर एनर्जी हिट करी होगी वो किस में चेंज हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमें ये चाहिए था बस,
तो ये वाली चीज ध्यान नहीं लगेगी, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बस। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ये यहां से यहां तक चला गया ना, तो क्या होता है mgh होता है भाई फॉर्मूला तो हमारा। तो मास कितना है 40 किलो की है ये, इसे वैल्यू पुट कर दें तो mg, बच्चों h हमने निकाल लिया, अभी कितना आया है L1 माइनस cos थीटा, ये हमारे पास आ गया। तो 40 इसकी जगह 10 ले लेते हैं भाई डायरेक्ट, 9.8 भी ले सकते हैं हम, और L हमारे पास कितने मीटर का दे रखा था, 6 मीटर का, 6 मीटर का, 6 मीटर का दे रखा है। 1 माइनस कॉस हमारा बनना है 60, तो कॉस 60 आ गया बच्चों। मल्टीप्लाई करोगे तो 24, ये आ गया, 2 जीरो आ गए, और ये हाफ होता है तो हाफ और कर दो, तो 1200 जूल आ गया हमारे पास। 9.8 लीटर तो सिर्फ हमारी ये चीज फर्क पड़ जाती है और बाकी सब चीज सेम रहने वाली थी, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया ओवरऑल, पर इन्होंने जी क्या नहीं रखा, क्या लेना है तो आप अपने तरीके से ले सकते हो। आपको मैं बताऊं मेन चीज क्या है, यदि कभी भी एंगल रोटेट हो रहा हो तो आपका हाइट ये बनती है, सिर्फ ये समझ में आना चाहिए, बाकी सब कुछ तो हमारा नॉर्मल ही था इसके अंदर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है एच वर्मा का, भाई इसमें सेम चीज रखी है, पेंडुलम है जिसको हम हिट कर रहे हैं यहाँ से, ये रहा भाई, ये रहा पेंडुलम, और आपने यहाँ से हिट कर दिया, कितनी स्पीड से 3 मीटर पर सेकंड से, while passing through its lowest point, जब वो यहाँ पर था तो 3 मीटर पर सेकंड से आपने हिट करा, और कुछ टाइम के बाद वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज व्हाट, 60 डिग्री। With the vertical length of pendulum is 0.5 meter, 0.5 meter which is equals to 1/2 मीटर लिख लेंगे हम। तो हमें चाहिए क्या भाई, what is the speed when it makes a 60 degree, यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, उसकी वेलोसिटी। तो भाई अब तो सिर्फ एक ही एनर्जी आएगी ना, टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल। यहाँ पे एनर्जी बताइए कौन सी बच्चों, यदि मैं इस लेवल पे इसको रेफरेंस लेवल मान लूं, रेफरेंस लेवल, आप बोलोगे सर वो क्यों मानना है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ना हम बिना रेफरेंस लेवल के डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि हमें एच चाहिए हो। इनर्शियल कौन सी एनर्जी है, हाफ एम, कितना है इसका 3 का स्क्वायर, ऊपर जाओगे तो दोनों है, एक तो हाइट हो चुकी होगी, तो एम जी हाइट कितनी होगी बच्चों, अभी हमने निकाली थी, हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों एक चीज तो ये आ गई हमारे पास कि सर एम 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 गायब हो गए, तो हमारे पास बच गया है 9/2 इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। एच कहां से लाएं, एच 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 मैं बताऊं आपको, एच अभी हमने निकाला था एल 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, तो एच इज इक्वल्स टू एल कितना है 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/4 आ गया एच, वैल्यू पुट कर दो, जी की वैल्यू ये 1/4 प्लस 1/2 वी स्क्वायर, तो इसे कितना लिख सकते हो 5/2, इधर ले जाओ 9/2 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों ये हमारा आ जाएगा 4/2 इज इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, वी स्क्वायर इक्वल टू 4, वी इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे जो 3 मीटर पर सेकंड से आपने छोड़ा थी वेलोसिटी मारी थी, वो ऊपर जाके 2 हो गई है। अब इसमें दो कंसेप्ट यूज हो गए हमारे, एक तो भाई आपको ये फॉर्मूला याद था इसलिए आप डायरेक्ट एच को निकाल पाए, अदरवाइज आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ जाती। दूसरी चीज यहाँ पे जो वेलोसिटी थी और यहाँ पे वेलोसिटी जो थी वो निकालते वक्त हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली मिल जाते हैं जहां पर आपको ये देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो किस तरीके से हमें यूज करनी है, सिर्फ एक कंडीशन में, जब हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रही है, तो यदि उसके अलावा कोई और फोर्स काम कर रही है वहां पे यूज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, ए बॉल इज एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 12 मीटर। बच्चों ये भी हमारा ऐसा वाला क्वेश्चन है, 12 मीटर के हाइट से हम बॉल को फेंक रहे हैं, 12 मीटर के हाइट से हम उस बॉल को फेंक रहे हैं, एंड इट लूजेस 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। भाई 12 मीटर के हाइट से आपने उसे फेंका है और यहाँ पर एनर्जी कितनी दी होगी उसके पास, mg कैपिटल H। जब वो यहाँ टकराया उसका 25% तो लॉस हो गया, तो मतलब जब वो टकराकर ऊपर जा रहा होगा उसके पास कितना बचा होगा, 75% ऑफ mgh। भाई इसके पास mgh यहाँ था, टकराया 25% लॉस हो गया, तो कितना बचा ये। फिर कह रहा है इट फाइंड द हाइट टू विच इट बाउंसेस। अब यहां से जाके वो यहां तक जाएगा, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी h। तो मुझे ये बताना है यदि सपोज की एनर्जी यहाँ पर mgh हो जाती है तो इसकी हाइट क्या होगी। तो भाई आपको पता है ये किसके अगेंस्ट काम कर रहा है बच्चों, दिस प्रिंसिपल इज ग्रेविटेशन फोर्स।
एंड दिस कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब जितनी एनर्जी यहाँ है उतनी एनर्जी यहाँ भी रहेगी, सिर्फ क्या बदल गई होगी, पोटेंशियल से काइनेटिक में, काइनेटिक से पोटेंशियल में, लेकिन एनर्जी टोटल वही रहेगी। तो ये कितना है 75% ऑफ mg कैपिटल H विच इज इक्वल टू mgh। मतलब 100% यहाँ थी, 25% लूज हुआ तो 75% बच गई, और वही 75% किसमें चेंज हो रही है, mgh में। तो 75/100 mgh भाई, mg से mg कट गया, ये आप काटोगे तो 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पे जो हाइट थी वो 12 मीटर थी, तो h आ गया। इसे काटोगे तो ये 3 चला जाएगा, तो 9 मीटर की हाइट तक बच्चों ये चढ़ जाएगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। इसके बाद थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन देखकर आपको लगेगा वाओ यार ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा अलग है बस। ये कह रहा है बॉल फॉल्स अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर विद एन इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ u। वाओ, ये कह रहा है एक हाइट से आपने बॉल को थ्रो किया है u वेलोसिटी। जनरली ऊपर से जब हम चीजों को छोड़ते हैं तो ड्रॉप करते हैं, लेकिन ये थ्रो कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी u दे दी है, हाइट बच्चों हमारे पास दे रखी है 10 मीटर। अब क्या हुआ, इस टाइम पर एनर्जी बताइए इस पे कितनी होगी, इस टाइम पे एनर्जी बताइए बच्चों। इस टाइम पे एनर्जी इसके पास एक तो हाफ mu² भी है और प्लस एक mgh भी है, दोनों एनर्जी है इसके पास। बोलो हाँ या ना, ऐसे ही तो है। फिर ये क्या कह रहा है, इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड एंड लॉसेस 50% ऑफ एनर्जी। भाई यहाँ पे जब टकराया होगा, टकराने के बाद जब दोबारा रिबाउंड हो रहा होगा, उस टाइम पर इसके पास सिर्फ 50% एनर्जी बची होगी, जैसे हमने पिछले वाले में करा था। तो 50% ऑफ हाफ mu² प्लस mgh ये बचा होगा हमारे पास। अब वो क्या कर रहा है, एंड इट राइजेस बैक टू द सेम हाइट। यहां तक दोबारा पहुंच गई भाई, जब ये दोबारा यहां तक पहुंचा होगा ना, तो इसके पास सिर्फ एक एनर्जी होगी। जब यहां से यहां पहुंचता है तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है, और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो उसकी बात कर रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो चुकी बच्चों, 0। तो क्या लिखे हम, 50% ऑफ हाफ mu² प्लस mgh इज इक्वल्स टू, ये तो यहां पे इनिशियल रही, जब ऊपर पहुंची है तो सिर्फ एक एनर्जी है उसके पास, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh। तो इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ mu² प्लस mgh, और यहां पे क्या है mgh, और यहां पर आप जो वैल्यू पुट करोगे तो ये 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, mu² हो जाएगा प्लस 1/2 mgh हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू mgh। तो m गायब हो गया, u निकालना है हमें, उसे उधर भेज दो। तो 1/4 u² इज इक्वल टू gh माइनस हाफ ऑफ gh। तो क्या बच गया, हाफ ऑफ gh बच गया, 1/4 u² इक्वल टू हाफ ऑफ gh। मल्टीप्लाई कर दो, u² हमारे पास आ गया है 2gh। तो u कितना है हमारे पास, √2gh। अब वैल्यू पुट कर लो भाई आपके पास, √2 × 9.8 × 10। तो ये 9.8 का मतलब क्या होता है, √19.6 × 10, 196 आ गया, विच इज √14 मीटर पर सेकेंड। तो भाई u हमारा ये कह रहा है ये कह रहा है कि हमारे पास जब 14 मीटर पर सेकंड से आप इस तरीके से थ्रो करो तो बॉल अपने वहां पे आ जाती है। जस्ट प्रैक्टिकल थी, ठीक है ना, कितनी हाइट से हम उसे फेंके और वो लूज भी कर रहा है 50%, तो कितना होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, क्या कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेंगे। हमारे पास ऐसा का एक क्वेश्चन और है, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। बच्चों यहाँ पे आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है। ये कह रहा है कि जब आपने इसके बाद, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद करके देखना, इसके बाद यहाँ पे बच्चों फ्रिक्शन है, तो हुआ क्या होगा। जैसे मैं बात करूं इस ब्लॉक की, यहां पर जो एनर्जी होगी वो होगी mgh, मतलब mg और h की वैल्यू आ गई 1, तो यहां पर इसके पास एनर्जी होगी mg, ठीक है। जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। जब वो यहां आया होगा उसके बाद बच्चों सिर्फ एक एनर्जी होगी, कौन सी,
सिर्फ काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्योंकि यहां से यहां तक तो ये स्मूथ है, तो क्या बोलूं मैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। दोनों पे बच्चों एनर्जी हमारी बराबर है। यहां एनर्जी कितनी है ए पर, विच इज mg, h है, और यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर है। इसे काट दो, ठीक है ना। mg है कितना आ जाएगा, g की वैल्यू 10 डाल दो, इसकी वैल्यू 1 डाल दो, 1/2 लिख दो, और वी स्क्वायर आ गया आपका √20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ठीक है, ये भी आ गया। पर हमें ये नहीं चाहिए भाई, ये कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, यहां पर जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है वो कितना है हमारे पास, वो 0.2 है, ठीक है, with the block, and if the block starts skipping on the track from a point 1 10 meter above the height, so how far does it move on the rough surface। ये कह रहा है इसके बाद और कितना चलेगा भाई, यहां से लेकर सपोज मान लो यहां तक चल जाएगा, तो ये पूछ रहा है और कितना चलेगा यहां से, ये डिस्टेंस बताइए भाई। मैंने एक ब्रह्मास्त्र बताया इस चैप्टर का, क्या, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये था भाई। यहाँ पे कितनी फोर्स काम रही है बताओ, इस ब्लॉक के ऊपर एक तो नॉर्मल काम कर रही है, एक mg काम कर रही है, और एक इधर जब मूव कर रहा है तो इधर फ्रिक्शन काम कर रहा है। वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बच्चों जब वो यहां से यहां आएगा तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो चुकी होगी, वो पूछ रहा ना कितना और चलेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0, ये तो 0 आ गया। वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, बच्चों नॉर्मल फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल कितना बना है 90। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ये भी 0। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन म्यू एम जी इज इक्वल्स टू, वो माइनस का आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन दोनों अलग अलग है, 1/2 एम यू स्क्वायर आ गया माइनस का, m से m कट गया, 2 को इधर भेज दो तो माइनस से माइनस कट गया, 2 इंटू कितना दे रखा था 0.2 इंटू 10, पर हमें निकालना क्या है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी तो आएगा, ये तो फोर्स आई, फोर्स म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट और इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यू स्क्वायर तो पता है, यू मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, विच इज √20, मतलब यहां पर करोगे तो s इज इक्वल्स टू s इंटू ये हमारा 2 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, और ये हमारा आ जाएगा 20, आप इसे काट दोगे, s इज इक्वल टू 5 मीटर आ गया, मतलब वो 5 मीटर और चल सकता है बच्चे, 5 मीटर और चल जाएगा। लेकिन आप ये समझो प्रोसीजर क्या था निकालने का भाई, ये समझो आप, हमने प्रोसीजर कौन सा यूज किया है वो मेन समझने वाली बात है, ठीक है भाई। इसे आप बहुत अच्छे से देखिए कितना समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम इस वीडियो का। इसमें हमारे पास ये ऐसा वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इस ए पॉइंट से बच्चों, इस ए पॉइंट से हम इस बॉल को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, लिखा हुआ है बॉल ऑफ मास m इज पुश्ड डाउन फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से पुश कर रहे हो नीचे की तरफ। जब आप किसी चीज को पुश करते हो ना बच्चों, तो आप उस टाइम पर उसे देते हो कोई वेलोसिटी v मान लेते हैं सपोज, ठीक है। ये वेलोसिटी आप यहां से दे रहे हो एंड इट जस्ट राइजेस अप एट द एज ऑफ द बाउल, ये मतलब यहां के यहीं तक मैक्सिमम इस पॉइंट तक ही पहुंच पा रहा है, जस्ट राइजेस का मतलब क्या है कि वो उस पॉइंट तक पहुंच पा रहा है, मतलब उस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी 0 हो चुकी होगी। तो मतलब कि क्या है, फिर वही वाली बात आ जाती है, कंजर्वेशन है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए जो होगा बच्चों, वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट, ये क्यू बना रखा है हमने, क्यू मान लेते हैं एट द एज। तो यहां पर एनर्जी कौन कौन सी होगी बच्चों, एक तो आपने वेलोसिटी दी है, प्लस एक mgh इसकी हाइट रही है, और यहां इसकी हाइट होगी बच्चों, देख रहे हो ये पूरा इन्होंने 2r दे रखा है, ठीक है। तो मतलब कि डायमीटर हमारा कितना है बच्चों 2r, तो ये वाली कितनी हो जाएगी हमारे पास r हो जाएगी। तो यदि मैं उस पॉइंट की बात करूं तो वहां पर हमारे पास एनर्जी होगी इसके पास इक्वल्स टू mg कैपिटल H, ठीक है भाई।
mm को काट देते हैं, तो इन्होंने बोला क्या है, mg, h की जगह सॉरी यहाँ पर डालेंगे हम mg कैपिटल R, ये वाली चीज, ठीक है ना। अब मुझे ये बता दो कि इन्होंने बोला क्या क्या निकालने के लिए कि कैलकुलेट द स्पीड विद विच द बॉल इज पुश्ड अलोंग द बॉल, तो v निकालना है बच्चों, इन दोनों को वहां ले जाइए, तो 1v² इज इक्वल टू gr माइनस gh, g कॉमन ले लेते हैं, v² इक्वल टू gr माइनस h इंटू 2 आ गया, v हमारे पास आ गया अंडर रूट 2gr माइनस h। बच्चों हमारे पास आ गई है v की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट 2gr माइनस h। इसके साथ ही हमारा इस वीडियो में लास्ट न्यूमेरिकल खत्म करते हैं हम इसे, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।